नमस्ते दोस्तों, ये है आपकी अपनी आवाज दिल की बातें बिना फिल्टर। मैं प्रिया और मैं दीपक। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के दो शायद सबसे बड़े नामों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके आपसी संबंधों की पड़ताल करने जा रहे हैं। और हमें जो सामग्री मिली है वो दिखाती है कि ये सिर्फ मतभेद नहीं थे, ये तो भारत की आत्मा के लिए दो बिल्कुल अलग नजरियों की लड़ाई थी। बिल्कुल। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, समाज सुधार। हाँ, दलितों का उत्थान। पर असल में आज की ये चर्चा दिखाती है कि उनकी मंजिलें ही अलग थीं। एक का रास्ता धर्म और हृदय परिवर्तन से होकर गुजरता था, तो दूसरे का कानून और सत्ता से। ये तो दया बनाम अधिकार की लड़ाई हो गई। हाँ, एक महासंग्राम था और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए इस टकराव की सबसे गहरी जड़ से शुरू करते हैं, जो थी जाति व्यवस्था। गांधी जी का नजरिया क्या था इस पर? क्योंकि मुझे लगता है सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, गांधी जी एक सनातनी हिंदू थे, तो उनके लिए वर्ण व्यवस्था जो थी वो अपने मूल रूप में एक आदर्श सामाजिक संरचना थी, एक तरह का श्रम विभाजन। हाँ मतलब बिल्कुल। वो मानते थे कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। उनकी जो असली समस्या थी वो थी छुआछूत से। उसे वो हिंदू धर्म पर लगाए एक कलंक एक बीमारी मानते थे। अच्छा। और उनका पूरा जोर इसी बीमारी को हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए लोगों का दिल बदलकर ठीक करने पर था। यानी वो सिस्टम को नहीं, सिर्फ उसकी एक खराबी को ठीक करना चाहते थे। और यहीं पर मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। बिल्कुल अलग। अंबेडकर के लिए ये कहना कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है लेकिन छुआछूत बुरी, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उनका तर्क बहुत सीधा था। छुआछूत कोई अलग बीमारी नहीं है, ये जाति व्यवस्था का एक स्वाभाविक नतीजा है। मतलब जब तक जड़ रहेगी फल तो लगेंगे ही। एग्जैक्टली। उनकी एक बहुत मशहूर बात है कि आप गंदे नाले के ऊपर कितनी भी सफाई कर लें, बदबू तो आएगी ही। बदबू मिटानी है तो नाले को ही बंद करना होगा। वाह, मतलब गांधी जी धर्म में सुधार चाहते थे और अंबेडकर उस पूरी व्यवस्था का विनाश चाहते थे जिसे वो समस्या की जड़ मानते थे। हाँ, और यही टकराव 1932 में एक ज्वालामुखी की तरफ फटा और उसने दोनों के रिश्तों में कभी ना भरने वाली दरार डाल दी। आप पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, पूना पैक्ट। एक ऐसी घटना जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं किया। क्या हुआ था उस समय? तो बात है 1930 के दशक की। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे जी। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की और वो जीत भी गए। एक मिनट, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि दलित समुदाय के लोग सिर्फ दलित उम्मीदवारों को ही वोट देंगे और उनका वोट अलग गिना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इससे तो दलितों को अपने असली प्रतिनिधि चुनने की ताकत मिलती। हाँ, जो किसी और पार्टी के दबाव में ना हो। लेकिन गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में थे। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे, मरते दम तक। पर क्यों? ये तो दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। गांधी जी का तर्क था कि ये अंग्रेजों की चाल है, इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। हाँ, दो टुकड़ों में बट जाएगा। उन्हें लगा कि इससे दलित हिंदू समाज से पूरी तरह कट जाएंगे और उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। इसका डॉक्टर अंबेडकर पे क्या असर हुआ होगा? जबरदस्त। आप सोचिए, पूरे देश का दबाव अंबेडकर पर आ गया। उन्हें एक विलन की तरह दिखाया जाने लगा जो एक महात्मा की जान लेना चाहता है। और ये भी डर रहा होगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो देश भर में दलितों के खिलाफ भयानक हिंसा भड़क सकती थी। आप उस प्रेशर की कल्पना कीजिए। एक तरफ अपने लोगों के दशकों के संघर्ष से जीता हुआ अधिकार था और दूसरी तरफ अपने ही लोगों की जान का सवाल। तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कोई रास्ता नहीं। बहुत भारी मन से, और जैसा उन्होंने बाद में लिखा, अपने लोगों को तबाही से बचाने के लिए उन्हें झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने पूना पैक्ट पर दस्तखत कर दिए और पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार चला गया। बदले में क्या मिला? बदले में मिली आरक्षित सीटें यानी रिजर्व सीट्स, जो आज भी हैं। हाँ, पर सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन अंबेडकर इसकी असलियत समझ गए थे। उन्होंने इसे ताउम्र गांधी जी का भावनात्मक अत्याचार कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मार ये थी कि अब आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ दलित वोट काफी नहीं थे, उन्हें सवर्ण वोटों की भी जरूरत थी। अच्छा,
तो इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस जैसे दल ऐसे दलित उम्मीदवारों को टिकट देने लगे जो पार्टी की लाइन पर चलें, न कि अपने समुदाय के हक की आवाज उठाएं। वो एक तरह से कठपुतली बन गए। तो अंबेडकर ने इसे ही राजनीतिक गुलामी कहा था? बिल्कुल। इस एक समझौते ने दलित नेतृत्व को दशकों पीछे धकेल दिया। गांधी जी का ये जो तरीका था नैतिक दबाव और भावनात्मक अपील का, वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था। उनके चुने हुए शब्दों में भी यही झलकता था। जैसे हरिजन शब्द। हाँ, हरिजन। गांधी जी की मंशा तो अच्छी लगती है, मतलब ईश्वर की संतान कहना। तो फिर अंबेडकर को इस शब्द से इतनी गहरी आपत्ति क्यों थी? देखिए, मंशा शायद अच्छी हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मंशा से आगे जाकर उसके असर को देख रहे थे। उन्हें यह शब्द जरा भी पसंद नहीं था। क्यों? उन्हें लगा कि ये बराबरी की बात नहीं है, ये एक तरह का तरस है, जैसे कोई बड़ा आदमी किसी छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा हो। उन्होंने इसे पेट्रनाइजिंग कहा। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क बहुत तीखा और सीधा था। उन्होंने कहा, दलितों को सहानुभूति या अच्छे नामों की नहीं, अधिकारों की जरूरत है। और उन्होंने एक बहुत चुभता हुआ सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा, अगर हम अछूत हरिजन यानी भगवान के बच्चे हैं, तो क्या बाकी सवर्ण शैतान की औलाद हैं? ये तो बहुत सीधा हमला है। हाँ, उनके लिए ये शब्द असमानता को और पक्का करता था। ये कहता था कि आप बेचारे हैं और हम महान लोग आपको एक अच्छा नाम दे रहे हैं। अंबेडकर दया नहीं, बराबरी चाहते थे। और ये सोच उनके काम करने के तरीके में भी साफ दिखती है। गांधी जी का जोर मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों पर था। हाँ, गांधी जी के हृदय परिवर्तन सिद्धांत का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्हें लगता था कि अगर सवर्ण हिंदू अपना दिल बड़ा करके दलितों को मंदिरों में आने की इजाजत दे दें, तो समाज की सोच बदल जाएगी। और अंबेडकर ने शुरू में इसमें हिस्सा भी लिया था, है ना? हाँ, शुरू में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में हिस्सा भी लिया था, शायद ये देखने के लिए कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन उनका मोह भंग बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी। 5 साल तक वो आंदोलन चला और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। उन्हें क्या समझ आया? उन्हें समझ आ गया कि मंदिरों में घुसने का अधिकार मिलने से दलितों का पेट नहीं भरेगा, उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी या जमीन पर उनका शोषण बंद नहीं होगा। और यहीं पर उन्होंने अपनी दिशा पूरी तरह बदल दी और कहा, राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे समाज के सारे ताले खुलते हैं। उन्होंने गांधी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनका मानना था कि शोषक वर्ग कभी प्यार से अपनी सत्ता नहीं छोड़ता, उसे छीनना पड़ता है। ये जानना भी बहुत हैरान करने वाला है कि दोनों भारत के भविष्य की तस्वीर कितनी अलग देखते थे। गांधी जी के लिए तो असली भारत गांव में बसता था। हाँ, भारत गांव में बसता है। बिल्कुल। ग्राम स्वराज उनका सपना था। उन्हें लगता था कि भारत की आत्मा, उसकी सादगी, उसकी नैतिकता, वो सब गांव में ही जिंदा है। शहर तो शोषण और लालच के केंद्र हैं। और अंबेडकर? अब आप अंबेडकर के शब्द सुनिए जो उन्होंने संविधान सभा में कहे थे। उन्होंने कहा, गांव स्थानीयता का एक सड़ा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का अड्डा है। एक मिनट, ये तो बहुत ही कठोर टिप्पणी है। अज्ञानता और सांप्रदायिकता का अड्डा, ये तो उस गांव का भारत वाली छवि से बिल्कुल उल्टा है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। वो अपने अनुभव से बोल रहे थे। उनका मानना था कि जाति का सबसे घिनौना और क्रूर रूप गांव में ही दिखता है, जहां हर कोई एक दूसरे की जाति जानता है और सामाजिक नियम बहुत सख्त होते हैं, जहां बचना मुश्किल है। हाँ, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार गांव में ही होता था। इसलिए उन्होंने कहा कि दलितों की मुक्ति गांव में रहकर नहीं हो सकती, उन्हें गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाना चाहिए, आधुनिक शिक्षा हासिल करनी चाहिए। तो ये सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि एक आर्थिक मॉडल की भी लड़ाई थी। गांधी जी का चरखा और अंबेडकर के कारखाने। हाँ, और ये बहुत गहरा मतभेद था। गांधी जी मशीनों और भारी औद्योगिकरण के सख्त खिलाफ थे। क्यों? उन्हें लगता था कि मशीनें इंसान से उसका काम छीन लेती हैं और उसे लालची बनाती हैं। वो चरखे और कुटीर उद्योगों में एक आत्मनिर्भर भारत देखते थे। और अंबेडकर के लिए मशीनें? अंबेडकर के लिए मशीनें और आधुनिक तकनीक एक वरदान थी, खासकर दलितों के लिए। उनका मानना था कि तकनीक ही दलितों को उन गंदे और थका देने वाले शारीरिक कामों से मुक्ति दिलाएगी जो जाति व्यवस्था ने उन पर थोपे हैं। और इससे उन्हें अपने विकास के लिए समय मिलेगा। बिल्कुल, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह अमीरों और पूंजीपतियों को लेकर भी दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में बताइए। गांधी जी वर्ग संघर्ष के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को अपनी ना समझें, बल्कि खुद को उसका ट्रस्टी या कह लीजिए कि रखवाला समझें। और उस संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें। हाँ,
अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का इस्तेमाल समाज के लिए करें। ये भी हृदय परिवर्तन पर आधारित एक विचार था। और जाहिर है अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इस विचार का मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, क्या आप किसी बिल्ली को चूहों की रक्षा करने के ट्रस्टी बना सकते हैं? उनका मानना था कि कोई भी अमीर वर्ग अपनी मर्जी से अपनी दौलत और ताकत नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने मजदूरों के अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और बराबरी लाने के लिए कड़े कानूनों और स्टेट समाजवाद की वकालत की। मतलब वो अमीरों की दया पर नहीं, कानून के राज पर भरोसा करते थे। एग्जैक्टली। ये टकराव इतना गहरा था कि ये भारत के प्रतीकों तक भी पहुंच गया। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हाँ, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का जो चरखे वाला झंडा है वही आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज बने। उनके लिए चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। हाँ, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण भारत और अहिंसक संघर्ष का। लेकिन जब संविधान सभा में झंडा समिति बनी, जिसके एक सदस्य अंबेडकर भी थे, तो इस पर बहस हुई। और बहस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि समिति का मानना था कि एक राजनीतिक दल का चिन्ह यानी चरखा पूरे देश का प्रतीक नहीं बन सकता और अंबेडकर की इसमें एक अहम भूमिका थी। तो चरखे को हटाकर अशोक चक्र को अपनाया गया। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अशोक चक्र भारत के प्राचीन बौद्ध अतीत, धम्म, न्याय और कानून के शासन का प्रतीक था। एक ऐसा भारत जो जाति व्यवस्था से पहले का था। ये सिर्फ एक सिंबल बदलना नहीं था, ये तो भारत की आत्मा की परिभाषा को ही बदलना था। बिल्कुल। इन सारे मतभेदों को देखते हुए अब वो सवाल आता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने पर भी सवाल उठाते थे। हाँ, और उन्होंने ये बात बहुत खुलकर कही। 1955 में अपनी मृत्यु से एक साल पहले उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें क्या कहा था उन्होंने? उसमें उन्होंने बहुत तल्खी से कहा, मैं गांधी को महात्मा बिल्कुल नहीं मानता, वो बस इतिहास का एक हिस्सा थे, कभी भी एक युग प्रवर्तक नहीं। उन्होंने गांधी को एक चतुर राजनीतिज्ञ बताया जो संतों वाला लिबास पहनकर राजनीति करता था। उन्होंने गांधी जी पर दोहरी भाषा बोलने का भी आरोप लगाया था। इसका क्या मतलब था? अंबेडकर का आरोप था कि गांधी जी की कथनी और करनी में फर्क था। वो कहते थे कि गांधी जी अपने अंग्रेजी अखबार हरिजन में जाति व्यवस्था की आलोचना करते थे ताकि दुनिया भर में उनकी छवि एक समाज सुधारक की बने। और अपनी गुजराती पत्रिकाओं में अपने असल समर्थकों के लिए वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। अंबेडकर के लिए ये एक बहुत बड़ा पाखंड था। तो इन सब बातों को हम आखिर कैसे समझें? संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दो अलग अलग कल्पनाओं का टकराव था। बिल्कुल, ये दो ऐसे ध्रुव थे जो कभी मिल ही नहीं सकते थे। गांधी जी एक नैतिक, आध्यात्मिक, गांवों पर आधारित राम राज्य का सपना देखते थे। और अंबेडकर एक आधुनिक, तार्किक, वैज्ञानिक और संवैधानिक प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे जहां व्यक्ति की गरिमा किसी जाति या धर्म से नहीं बल्कि कानून से तय हो। और अंत में 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ अंबेडकर का हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाना, वो गांधी की धर्म के भीतर सुधार वाली पूरी विचारधारा की उनकी अंतिम और सबसे बड़ी अस्वीकृति थी। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, आजाद भारत को इन दोनों की ही जरूरत पड़ी। अंबेडकर ने संविधान के रूप में देश को एक आधुनिक ढांचा दिया, तो गांधी ने एक नैतिक बल दिया। ये बात सही है। शायद गांधी के बिना सवर्ण समाज अंबेडकर की कड़वी सच्चाइयों को सुनने के लिए कभी तैयारी नहीं होता। और अंबेडकर के बिना दलित उत्थान केवल दया और सुधारवाद तक ही सीमित रह जाता। अधिकारों की लड़ाई कभी बनी नहीं पाता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। गांधी समाज को सुधारना चाहते थे, अंबेडकर व्यक्ति को बदलना चाहते थे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छे तरीका है इसे देखने का। गांधी का रास्ता बाहर से अंदर की ओर था, समाज का हृदय परिवर्तन, और अंबेडकर का रास्ता अंदर से बाहर की ओर था, दलित व्यक्ति की चेतना का जागरण। भारत को दोनों की जरूरत थी। आज की इस गहन चर्चा के बाद हम एक सवाल के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। गांधी और अंबेडकर के भारत के इन दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों को देखते हुए आज का आधुनिक भारत किस रास्ते पर ज्यादा चलता हुआ दिखाई देता है? गांधी के सपनों के राम राज्य की ओर या अंबेडकर के सपनों के प्रबुद्ध भारत की ओर? और ये हमें हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या बताता है?